नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत शहर मनाली, पहाड़ी वादियों में कम पॉपुलेशन वाला लेकिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन मनाली। बात 15 मई शाम को करीब करीब 7 बजे की है। गोंपा रोड के एक होटल के मैनेजमेंट ने थाने को फोन किया और ये कहा कि फौरन आ जाइए। एक हमारा कस्टमर जो आज चेकआउट कर रहा था वो अपना ट्रॉली बैग छोड़कर भाग गया। हम लोगों ने पकड़ने की कोशिश की क्योंकि ट्रॉली बैग बहुत भारी दिख रहा था। सिर्फ ये पूछा कि इतना भारी इसमें क्या है। वो अचानक भागने लगा। होटल के कर्मचारियों ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। आकर चेक करें कि आखिरकार इस ट्रॉली बैग में ऐसा क्या है कि थोड़ी सी पूछताछ में ही वो व्यक्ति वहां से भाग निकला। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और पुलिस ने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज सब निकाल कर दीजिए, आदमी की पहचान करिए। लेकिन सीसीटीवी के बारे में मैनेजमेंट ने बताया कि वो 3 दिन पहले से खराब हैं, हम कोई सीसीटीवी फुटेज आपको नहीं दिखा सकते। पुलिस ने नाराजगी भी व्यक्त की और काफ़ी फटकार भी लगाई। मैनेजमेंट से कहा कि ये आपको अगर ये ठीक नहीं कराएंगे तो होटल के लाइसेंस को रद्द करने के लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना पड़ेगा। बहरहाल बातचीत होते होते उस ट्रॉली बैग को खोला गया। ट्रॉली बैग को जैसे ही खोला गया पुलिस के लोग हक्का बक्का रह गए। उसमें एक बिल्कुल यंग नवयौवना खूबसूरत सी लड़की का शव ठूस ठूस कर भरा गया था। शव उसका नग्न था और उसे उसी की शलवार से अच्छी तरह से पैरों और हाथों को बांधा गया था। पुलिस ने फौरन उसे बाहर निकाला, पंचनामा की कार्रवाई शुरू की और ये देखा कि उसके हाथ और पैर, मतलब घुटनों से उसके पैर और कुहनी से उसके हाथ उल्टी दिशा में दबा के तोड़े गए हैं ताकि उन्हें समेटा जा सके और फिर शलवार से उसे अच्छी तरह से बांधकर और उस ट्रॉली बैग में रख के उसकी चेन बंद कर दी गई। पुलिस ने पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट का पता किया तो पता किया कि 2 लोग 13 तारीख को वहाँ पर 13 तारीख को उन्होंने इस गोंपा रोड के इस होटल में चेक इन किया और 13 से 15 तक के लिए ही चेक इन किया। 15 को उन्हें चेकआउट करना था। होटल वालों ने इस टूरिस्ट सीजन में एक और लापरवाही की कि सिर्फ युवती की। उनका ये कहना था कि पहले युवती आई और ये बताया कि उनके साथ जो उनका दोस्त है वो टैक्सी का पैसा दे रहा है, कुछ फुटकर का चक्कर पड़ रहा है और ये रहा मेरा आधार कार्ड, आप एंट्री कर लीजिए। जो भी रिसेप्शन पर बैठा था उसने लड़की के उस आधार कार्ड से उसकी एंट्री कर ली और +1 करके जब पीछे पीछे उसके साथ का उसका दोस्त आया तो दोनों को कमरा नंबर 302 अलॉट करके उन्हें जाने के लिए कहा। होटल कितना भी छोटा हो या बहुत बड़ा हो, लगेज ले जाने के लिए एक आदमी साथ में लगा दिया जाता है ताकि वो रूम भी दिखा दे, चाबी भी दे दे और कंफर्टेबली उसके सामान को उसके कमरे में रख दे। वो जो स्टाफ था होटल का वो उन लोगों को रूम नंबर 302 में ले गया। 13 तारीख को चेक इन होने के बाद 13 को भी निकले और 14 को भी निकले और 15 को जब वो नीचे ब्रेकफास्ट करने आए थे तो उन्होंने जाके बताया कि साहब शाम को हम लोग 6-7 बजे यहाँ से निकलेंगे, हमारी बस इतने बजे है, फिर वहाँ से ट्रेन इतने बजे है। ये सब कुछ कहानी बताई थी कि हम 5-6 बजे निकल जाएंगे। लड़के ने जब चेकआउट करना हुआ
तो एक वो होता है, प्रोसीजर होता है या आदत होती है, लोग रिसेप्शन पर कॉल करके ये बता देते हैं कि किसी को भेज दीजिए, हम चेकआउट करने वाले हैं। उसके पीछे दो पर्पस होता है, एक कि वो लगेज ले जाएगा, दूसरा वो रूम को चेक कर ले कि कल को ये आरोप न लगे कि चद्दर गायब है, स्लीपर गायब है, ब्लैंकेट गायब है, इस तरह की बात कोई न हो, तो सामान्य रूप से लोग बुला लेते हैं। जब उसने पूरा अपना लगेज बाहर रख दिया और ऑलमोस्ट बंद करके लिफ्ट की तरफ जाने लगा, तब उसको लगा कि अगर ऐसे चले जाएंगे तो मुझे नीचे जाके वेट करना पड़ेगा, फिर कोई ऊपर आएगा, चेक करेगा, फिर नीचे बताएगा, तब तक हमको होल्ड रखा जाएगा या हमें वहाँ पर रुकना होगा। इससे बढ़िया है कि हम ये ट्रॉली बैग और एक दो छोटे बैग ये अपने साथ लेकर बाहर निकल लेते हैं और यहीं से फ़ोन कर देते हैं रिसेप्शन वाले को कि वो आके इसको चेक कर ले। उसने रिसेप्शन पे फ़ोन कर लिया कि भाई मैं सामान लेके नीचे लिफ्ट से आ रहा हूँ, किसी को भेज के इसे चेक करा लीजिए। वहाँ पर उसका दुर्भाग्य कह लीजिए कि वो जो जिस आदमी को ये काम दिया जाना था, रिसेप्शन से उसको फ़ोन किया गया, वो अगल बगल के किसी कमरे में था। इसके पहले कि ये पूरा सामान लेके लिफ्ट तक पहुँचते वो आ गया और उसने सबसे पहले उसका ट्रॉली बैग उठाकर लिफ्ट में ले जाने की कोशिश की और वो हाँ हाँ करता, नहीं नहीं हम ले जाएंगे, तब तक उसने उठा लिया। उठाया तो वो बहुत वजनी था। उनका सर मैंने ही रखा था इसको, बड़ा वजनी है इसमें। तो इसने कहा कि नहीं नहीं कुछ सामान यहाँ से हमने लिया था, वही सामान है। बहरहाल वो फिर लिफ्ट पर गया, वो आदमी अपना होटल का स्टाफ जो था वो चेक वेक करके नीचे आया और नीचे आके उसने कान में बताया कि लड़की नहीं दिख रही है और बैग बहुत वजनी है। रिसेप्शन पर बैठे उस आदमी ने जब पैसा वैसा ये देने लगा, उसने कहा कि मैडम क्या चली गई? तो उनका नहीं नहीं उनको दूसरी गाड़ी से जाना था, वो चली गई। बोले तो फिर ये आपका बैग, आपका जो ट्रॉली बैग है, ये हमारा आदमी ये बता रहा है कि इतना वजनी कैसे है। इतना सुनना था कि वो आदमी वहाँ से पहले उसने इधर उधर देखा और मेन गेट से फर्राटे से वहाँ से भागने लगा। वो व्यक्ति और दो अन्य व्यक्ति जो होटल की सिक्योरिटी में रहते हैं वो भी उसके पीछे भागे, लेकिन वो आंखों से ओझल हो चुका था। ये बात वहाँ के स्टाफ ने पुलिस को बताई। पुलिस को भी कौतूहल हुआ और फिर उसने खोल के देखा तो उसमें युवती की लाश थी। खैर लड़की का पता उसमें आधार कार्ड में भोपाल का लिखा हुआ था और फिर वहाँ से निकलने पर आगे पीछे के तमाम सीसीटीवी फुटेज में उस आदमी की पहचान हुई। भोपाल इसके घर के पुलिस स्टेशन पर फ़ोन करने पर मनाली की पुलिस को ये बताया गया कि साहब वो घर से बिना बताए 6 तारीख को 5 मई को सुबह 11:30 बजे बिना बताए घर से निकली थी। 5, 6 और 7 हम लोगों ने बहुत ढूंढा, जब नहीं मिली तो 8 मई को भोपाल के शहपुरा थाने में उसकी गुमशुदगी लिखवा दी थी। पूछा गया कि उसके साथ और कौन था, क्या मोबाइल नंबर था, क्योंकि मोबाइल नंबर जो इंटर किया गया था रजिस्टर में वो स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस को घर वालों ने उसका मोबाइल नंबर बताया। पुलिस ने फ़ौरन उसकी कॉल डिटेल निकलवाई और शाम तक ही पता लग गया कि ये किसके साथ थी। जिस नंबर से सबसे अधिक बात 6 तारीख के बाद से हुई थी, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया तो ये पता लगा कि वो पलवल हरियाणा का रहने वाला विनोद ठाकुर था। लड़की के घर वालों ने बताया कि वो वहाँ की भोपाल के नूतन कॉलेज की ग्रेजुएट थी। उम्र उसकी 22-23 साल ही सिर्फ थी और जब वो गई तो उसने कुछ नहीं बताया था कि वो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, दोस्त के यहाँ जा रही है, पार्टी में जा रही है, सहेलियों से मिलने जा रही है। अचानक बैग उठाया और चली गई। तभी हम लोगों को डाउट हो रहा था, इसलिए हम पुलिस के पास जाने में कतरा रहे थे, हिचकिचा रहे थे कि पुलिस
से जब ये बताई जाएगी, पूरी बात पूछेगी पुलिस, तो उनसे क्या बताएंगे कि बिना बताए घर से भाग गई। बहरहाल पुलिस ने ढूंढना शुरू किया और आरोपी की तलाश के लिए 2-3 टीमें गठित की गईं। पुलिस ने घेराबंदी की और झीड़ी के हिमाचल प्रदेश रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से उस आदमी को दबोच लिया गया। वो आदमी और कोई नहीं, जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था, पलवल का रहने वाला विनोद ठाकुर था। विनोद ठाकुर से डिटेल में पूछताछ शुरू हुई। उससे पूछा गया ये कौन है, कहाँ से क्या लगती है तुम्हारी, कैसे यहाँ आ गए। तो उसने बताया कि हम दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी, फेसबुक पर। धीरे धीरे हम लोग नज़दीक आ गए। मेरी भी शादी नहीं हुई थी, इसकी भी शादी नहीं हुई थी, और करीब 1 साल हम लोग एक दूसरे को जानने में हम लोगों ने लगा दिए। फिर हमने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे। मैंने उसको बात बताई। वो ये कह रही थी कि नहीं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करिए इसमें, मैं भी अपने पेरेंट्स से बात करूँगी, तुम भी अपने पेरेंट्स से बात करो, चोरी चोरी शादी करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने साफ साफ बता दिया कि मेरे घर वाले कभी राजी नहीं होंगे और तुम्हें चलना होगा। अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम 5 तारीख को यानी 5 मई को करीब 12:30 बजे फला बस अड्डे पर आ जाना। इसी प्रोग्राम के हिसाब से वो 5 तारीख को भोपाल से ट्रेन में, बस अड्डे पर नहीं, ट्रेन से वहाँ ये लोग दिल्ली पहुँचे। दिल्ली रुके 2-3 दिन, उसके बाद वहाँ से नैनीताल गए, 3 दिन वहाँ भी रुके। नैनीताल से शिमला गए, 2 दिन वहाँ भी रुके, और फिर फाइनली वो 13 से 15 के शेड्यूल में ये रुक गए मनाली में। युवती के घर वालों का यही आरोप है कि 8 तारीख को हम लोगों ने शाहपुरा थाने में इसकी रिपोर्ट, इसकी गुमशुदगी लिखवा दी थी। अगर पुलिस तब एक्टिव हुई होती, इसके सीडीआर की लोकेशन निकाली होती, पता किया होता, तो ये मारी गई है 15 तारीख को, तब ये मारी नहीं जाती। बात बिल्कुल सही है। हालांकि पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि ना मुझे किसी ने अप्रोच किया, ना हमारे यहाँ गुमशुदगी लिखवाई गई, जबकि वो रिपोर्ट इन लोगों ने, परिजनों ने दिखाई, सब ये गुमशुदगी लिखी हुई है। लेकिन प्रेस वालों ने जब पूछा तो साफ मना कर दिया पुलिस ने कि हमने कोई गुमशुदगी लिखी ही नहीं है, परिजनों ने कोई गुमशुदगी नहीं लिखाई है। ये झूठ बाद में पुलिस का, भोपाल पुलिस का पकड़ा गया। बहरहाल अब तो वो मर ही गई थी, ये छिद्रान्वेषण से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। फिर उसने बताया कि साहब हम लोग घूमते रहे और ये तय करके हम और ये दोनों घर से बाहर निकले थे कि हम लोग घूमेंगे, उसके बाद लौटते समय कहीं किसी मंदिर में शादी करके, और शादी के जोड़े के रूप में पहले मैं तुमको लेके अपने परिवार से मिलवाऊंगा, फिर हम दोनों चलेंगे तुम्हारे परिवार से मिलेंगे, जिससे कि किसी को कोई कहने का मौका न मिले कि हम, और कहेंगे कि हम लोग शादी करके आए हैं। फिर वही हुआ जो होना था। 3-4 जगह से होने के बाद जब 13-14 को ये लास्ट डेस्टिनेशन मनाली पहुँचे और ये पता था कि आज फिर यहाँ से लौटेंगे दिल्ली, उसे पलवल जाना है और इसको भोपाल जाना है। 13-14 को वो इसके पीछे पड़ी रही कि चलो कोई मंदिर देख लो, दिल्ली जाने से कोई फ़ायदा नहीं, दिल्ली में पलवल के बहुत से लोग काम करते हैं, कोई पहचान लेगा, फिर बात खराब होगी, बात बीच में अटक जाएगी, इसलिए चल के यहीं कोई मंदिर देख लेते हैं जहां हम लोग शादी कर लेंगे और शादी के जोड़े के रूप में हम लोग वहां पर अपने अपने घरों को चलेंगे। 13 को नहीं उसने सुनी, 14 को नहीं सुनी विनोद ठाकुर ने, 15 को जब खाना वाना खा लिया उसके बाद उसने कहा सामान पैक करो, आज चेकआउट करना है। इस पर लड़की ने कहा कि मैं कतई नहीं जाऊंगी, अब बिना शादी किए यहाँ से जा नहीं सकती मैं। तुम हमको इतने दिन से 5 तारीख से बेवकूफ़ बना रहे हो, आज 15 तारीख हो गई, 10 दिन हो गए, शादी के नाम पे तुम इधर उधर की बातें करने लगते हो। विनोद ठाकुर को लगा कि अब ये गले पड़ गई, अब इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। उसने फौरन पलंग पे ही उसे दबा दिया और चद्दर, 2 चद्दरें होती हैं, एक चद्दर से उसका गला घोंट कर मार डाला।
उसके बाद उसे लगा कि मार तो दिया, अब इसे डिस्पोज ऑफ कैसे करें। फिर अपने कपड़ों को दूसरे बैग में शिफ्ट करने के लिए बाजार से एक नया बैग खरीद कर लाया, बाकी सामान उसमें शिफ्ट कर दिया और ट्रॉली बैग में कोहनियों से दोनों हाथ को पीछे करके तोड़ दिया और पैरों को पीछे करके तोड़ दिया और फिर सब एक साथ समेट के उसके शलवार से बांध के उसको एडजस्ट कर लिया ट्रॉली बैग में। फिर वो ट्रॉली बैग मतलब उससे ये ज़्यादा चटकई में जिसे कहते हैं ये गलती हुई कि उसने ये इस गरज से कि आके वो कमरा चेक कर ले ताकि हमें नीचे देर तक खड़ा ना होना पड़े, उसने इसलिए बुलाया, लेकिन उसने आते ही पहला काम किया। उसका काम होता है 10-5 रुपए के लालच में वो आपके सामान को आपके कमरे से निकाल के बाहर रख के, या फिर अगर आपकी गाड़ी है तो गाड़ी पे रख के चलते समय बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना कि निश्चल भाव से, निर्विकार भाव से खड़े हो जाते हैं कि शायद अब हमें कुछ 5-10 रुपए हमारा मेहनताने का टिप जिसे कहते हैं वो मिल जाए। तो वो इस लालच में उसने फट से उठाया और उठाते ही वो छूट गया क्योंकि भारी बहुत था। डाउट उसे भी हुआ क्योंकि उसी व्यक्ति ने वो बैग उठा के नीचे से रिसेप्शन से उसके कमरे में रखा था। बहरहाल वो अपने से ले गए, नीचे जाके रिसेप्शन वाले को उसने बता दिया। रिसेप्शन वाले ने ही कि सर बहुत ख़रीदारी की है आपने, क्या ऐसा कि मेटल का कुछ ख़रीदा है क्या, आपका बैग बहुत वज़नी है। ये सुनते ही मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वो वहाँ से छलांगे लगाता हुआ भाग निकला। बहरहाल पुलिस ने अरेस्ट कर ही लिया था और उसको जेल भेज दिया। आज की घटना, सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई, बातें हुई, दोस्ती परवान चढ़ी, फिर सोशल मीडिया पर वो सब कुछ हुआ होगा जो होता आया है। फिर वही कस्में वादे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। और सोशल मीडिया पर हुई ऐसी दोस्ती सिर्फ लड़का या लड़की के फेस वैल्यू पर होती है। जैसा वो दिखता है, बोलता है, उसको सही मान लिया जाता है। कहो वो किसी गाड़ी के साथ फोटो खिंचा के और बताए कि ये मेरी गाड़ी है। लड़की भी हो सकता है किसी फ्लैट के में जाके फोटो खिंचाए कि ये मेरे मम्मी पापा का फ्लैट है। सही सिर्फ लड़के और लड़की के फेस होते हैं। तो इस फेस वैल्यू पर ये दोस्ती होती है और इस तरह की दोस्ती करने वाले सोशल मीडिया पर जो फेस वैल्यू पर ही सारी दोस्ती जिनकी चलती है या उसी पर टिकी रहती है, उन्हें बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। उनके आंखों पे पर्दे पड़ जाते हैं और मोहब्बत का मोतिया बिंद हो जाता है। उसमें सिर्फ एक ही आदमी बहुत नज़दीक से देखने पर दिखाई देता है, लड़के को लड़की और लड़की को लड़का। बाकी उसके सिवा न उसको कैरियर दिखाई देता है, न पढ़ाई लिखाई दिखाई देती है, न घर परिवार दिखाई देता है, न घर द्वार उसका कैसा है ये कुछ भी नहीं दिखता है। और यहाँ भी यही हुआ, जब आशिकी परवान चढ़ी तो दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ मानकर बात करने लगे। 90% केसेस में यही होता है। लड़का सोचता है लड़की को बेवकूफ़ बना रहा हूँ और लड़की सोचती है मैं लड़के को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। और वही है कि जाका गुरु भी आंधला और चेला खड़ा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दुन्यू कूप पड़ंत। एक दूसरे को बेवकूफ़ समझने वाले जब एक दूसरे को ठेलते हैं तो दोनों ही, या एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करते हैं, दोनों कुएं में गिर जाते हैं। लड़की ने जो कुछ खरीदने की इच्छा व्यक्त की, लड़के ने पूरा किया। जितने पैसे उसने मांगे उतने पैसे दिए और लड़की सोचती रही कि मैं बेवकूफ़ बना के इससे पैसा ऐंठ रही हूँ। और लड़का सोचता रहा कि बस ये मछली जाल तक पहुँच गई है, एक झटके में ये जाल में फंस जाएगी। एक मैं आपको वाकया बता दूं कि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा एक बहुत पूर्वांचल के बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। उनके गीत बड़े प्रसिद्ध भी हैं। जब मैं सोनभद्र में मैंने पहली पोस्टिंग अपनी पर गया था तो वहाँ रॉबर्ट्सगंज में जो वहाँ के टाउन एरिया के चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर अजय शेखर। अभी भी हैं, अभी पिछले साल मैं गया था, मुझसे उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन तब वो बहुत ही कवि हृदय आदमी हैं और हर साल रॉबर्ट्सगंज में एक कवि सम्मेलन कराते थे।
1991 में, 90 में मैंने ज्वाइन किया था, 1991 में उन्होंने एक कवि सम्मेलन कराया था जिसमें पहली बार मैं नीरज से मिला था। नीरज उनके व्यक्तिगत दोस्तों में थे और पहले डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा ने अपना पढ़ा था, अपना गीत पढ़ा था, उसके बाद नीरज ने पढ़ा था और तब भी उनका वो गीत मुझे आज तक याद है कि एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली को बंधन की चाह हो। आप नेट पर देखिएगा, बड़ा फेमस गीत है ये कि एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली को फंसने की चाह हो या बंधन की चाह हो। और विनोद ठाकुर यही करता रहा, बार बार ये जाल फेंकता रहा कि बस अब ये फंसने ही वाली है ये मछली हमारे जाल में। बहरहाल लड़की ये सोचती रही कि बड़ा पैसे वाला है, इतना पैसा खर्च किया है, वादा निभाएगा। दोनों दिल्ली पहुँचे। उसने बताया कि बहुत पैसा मैंने 4-5 लाख रुपए रख लिए हैं, चलते हैं, खूब घूमेंगे, फिर शादी करके लौटेंगे। दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से नैनीताल गए, फिर शिमला गए और फिर मनाली पहुँचे। हर बार लड़का यही कहता रहा कि बस नेक्स्ट डेस्टिनेशन में घर वापस लौटते समय हम लोग किसी मंदिर में शादी कर लेंगे। मनाली तक पहुँच गए, हर जगह वो टोकती रही कि चलो मंदिर दिखाते हैं, किसी अच्छे मंदिर में शादी करेंगे, ऐसे मंदिर में जहाँ सर्टिफिकेट मिल जाए वहाँ शादी करेंगे, लेकिन वो टालता रहा। अंतिम डेस्टिनेशन जब मनाली पहुँचे तो उसकी बुकिंग कराई 13 से 15। 13 और 14 को वो लड़की जिद करती रही कि चलो मंदिर ढूंढ लेते हैं, नहीं तो वापस जाएंगे तो घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, कितने सवालों का जवाब देना होगा। सबसे बढ़िया ये है कि हम लोग गए थे और शादी करके लौटे हैं, हम दोनों अब पति पत्नी हैं, तब सभी का मुंह बंद हो जाएगा। 15 को लड़की ने सवेरे से ही ये जोर देना शुरू किया कि अभी भी समय है, शाम को जाना है, चेकआउट करना है, चलो कहीं मंदिर देखाते हैं। दोपहर बीत गई, जब उसने कहा कि नहीं अब सामान पैक करो, हम लोगों को चेकआउट करना है, तब लड़की बेफर गई। उसने कहा अब मैं किसी कीमत पर यहाँ से बिना शादी किए नहीं जाऊंगी। और जब इस तरह के लिव इन रिलेशन में या इस तरह के रिलेशन में, इस तरह की आशिकी में, इस तरह की मोहब्बत में जैसे ही शादी के लिए दबाव दिया जाता है, लड़की जान से हाथ धो बैठती है। जाने कितने एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूँ। बस लड़की ने जैसे ही जिद की कि नहीं मैं तो हिलूंगी नहीं बिना आप शादी किए हुए, चद्दर से उसका गला घोंटा, हाथ पैर तोड़े, ट्रॉली बैग में पैक किया और लेकर वहाँ से भागने लगा। जाने कितनी घटनाएं मैंने आपको इसी तरह ट्रॉली बैग में पैक की हुई लड़कियों के शव के बारे में बताया है, लेकिन लड़कियां हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं, मारी जाती हैं। मतलब एक कोइंसिडेंस ये देखिए कि रूम नंबर 302 आईपीसी, आप समझ रहे हैं ना, हत्या की धारा है, और उसमें ये लोग रोके गए या रुके या जानबूझ के रुके, तो वही लोग बता सकते हैं। 302 कमरे में रुके और 302 उसी कमरे में हो गया। तो एक बात तो ये समझ लीजिए, अगर इस तरह से कहीं आप जा रहे हैं इन परिस्थितियों में जिनमें ये दोनों भाग के गए थे, तो कृपा करके कमरा नंबर 302 और 307 में बिल्कुल मत रुकिएगा, जब तक कि 1 जुलाई से आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट नए नहीं आ जाते, जिनमें हत्या की धाराएं बदली गई हैं, उनकी संख्या बदल गई है। तो तब तक जब भी आप कहीं जाएं इन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों का मैंने जिक्र किया है, तो कृपा करके बिल्कुल 302 और 307 में न रुकें। इसी के साथ मैं आपको इस सोशल मीडिया, दूसरा इसका जो इसकी मुख्य बात है आज की घटना की, कि इस सोशल मीडिया को आप स्विट्जरलैंड की वादियां न बनाएं। सोशल मीडिया है बिल्कुल ये जिसको कहते हैं फेक प्लेटफॉर्म है, कम से कम इतने सीरियस रिश्तों के लिए। तो फेस वैल्यू पर बिल्कुल न जाएं, इसको स्विट्जरलैंड मान के न चलें, और बात अगर शादी तक आप में से किसी ने पहुंचा ही दी है तो घर वालों को जरूर इन्वॉल्व कर लें, वरना यही धोखा आपके साथ हो ही जाएगा। कोई रोक
नहीं पाएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।